सो हे गाइस, दिस इज मेहुल। एंड जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ अपना कॉग्निजेंट जेंसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट एंड आई हैड माय इंटरव्यू ऑन 17th November, and roughly the duration of the interview was 1 hour. So my interview started with introduce yourself, standard question, और उसके बाद मुझे अपना रेज्यूमे अपलोड करना था। उसके बाद 1 से 2 मिनट तक इंटरव्यूअर मेरे रेज्यूमे को देखा, और उसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो मैंने उनको बताया कि सर, मुझे सीक्वल और डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आते हैं। तो मेरा फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन ये इंटरव्यू का ये था कि आप पिक करिए एक डेटा स्ट्रक्चर और मुझे उसका वर्किंग और इम्प्लीमेंटेशन बताइए। तो मैंने उनको स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन और वर्किंग बताई। मैंने बेसिकली उनको एग्जांपल्स दिए कि कैसे डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में हम स्टैक यूज कर सकते हैं और कैसे हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और उनको ऑल्सो एक्सप्लेन किया कि भाई रिकर्शन, स्टैक रिकर्शन में कैसे यूज होता है। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, टेल मी एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने उनको बताया कि भाई बी ट्री यूज होता है इंडेक्सिंग ऑफ डेटाबेसेस में। तो उनका नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन तुरंत ये था कि भाई ओके, मान लिया कि बी ट्री यूज होता है इंडेक्सिंग ऑफ डेटाबेसेस में, पर क्या आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन आता है कि कैसे यूज होता है, पता है आपको ऐसा कुछ? तो मैंने उनको ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे बी ट्री यूज होता है इंडेक्सिंग ऑफ डेटाबेसेस में। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तुम्हें पता है क्या कि और कौन सी वे होती है इंडेक्सिंग करने की डेटाबेसेस में, या सिर्फ यही एक वे होती है? तो मैंने उनको समझाया कि भाई क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है और वो कैसे यूज की जाती है टेबल में और डेटाबेस में, टू इंडेक्स अ पर्टिकुलर डेटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, वो था एप्टीट्यूड प्रॉब्लम। बट अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट था। यहाँ पे सर ने मुझे प्रॉब्लम दी और उसका फंक्शन लिखने को बोला, राइट? अब मुझे सिर्फ यहाँ पे वो एप्टीट्यूड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं देना था, बट पूरा फंक्शन लिख के देना था। तो अब यहाँ पे सर ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था कि कितने आर्ग्यूमेंट लेगा ये फंक्शन, क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न टाइप होगा बेसिकली। सो ये सब मुझे खुद अज्यूम करना था, और उस अजम्पशंस के बेसिस पे मुझे फंक्शन लिखना था। तो मैंने वो फंक्शन लिख दिया। हालांकि जब मुझे ड्राई रन करने के लिए बोला, तो एक या दो मिस्टेक थी मेरे फंक्शन में। तो वो भी मैंने करेक्ट कर दी जब मैं ड्राई रन कर रहा था कोड को फॉर मल्टीपल इनपुट्स। तब मैंने क्लियर करी वो मिस्टेक, सर को बोला सर यहाँ यहाँ थोड़ी कोड में दिक्कत है, तो यहाँ पे मैं अगर चेंज करूंगा तो फंक्शन वुड रन परफेक्टली फाइन, एंड ही वाज हैप्पी विद इट। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ही सेड। और यहाँ पे एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आपको कोई फंक्शन या कोड लिखने को बोले कोई इंटरव्यूअर, तब आप हमेशा ऐसा फंक्शन लिखे जो कि स्केलेबल हो। यहाँ पे मैं ऐसा भी फंक्शन लिख सकता था जो पर्टिकुलर इनपुट के लिए ही मुझे आंसर दे, राइट? जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें जो वैल्यूज दे रखी थी उसके लिए ही मुझे सिर्फ आंसर मिले, मैं ऐसा भी फंक्शन लिख सकता था। पर हमेशा मेक श्योर कि योर फंक्शन इज ऑलवेज स्केलेबल, कि आप मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए भी आपका फंक्शन रन होना चाहिए और करेक्ट आंसर देना चाहिए। तो सो यू शुड कीप दिस इन माइंड। एंड अनदर टिप इज कि आप हमेशा जब भी वेरिएबल के नाम रखें कोई भी कोड में, तो हमेशा कोई अल्फाबेट्स मत यूज कीजिए, लाइक I, L, M, N, ऐसे वेरिएबल्स के नाम अच्छे नहीं रहते। क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपका कोड देखेगा, तो बिना एक्सप्लेन किए ही इंटरव्यूअर समझ जाना चाहिए कि भाई इसका अप्रोच, इसने क्या यूज किया है, इसने फंक्शन कैसे बनाया है। तो ये सब कैसे होगा? तो अच्छे वेरिएबल के नाम रखने से होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा था हाइट, दूसरी वेरिएबल का नाम रखा था क्लाइंब, तीसरी वेरिएबल का नाम रखा था स्लिप। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने वेरिएबल्स के जो नाम रखे थे वो प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। तो आप, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, कि जब भी आप वेरिएबल के नेम रखें तब
ऐसे रखें जो कि प्रॉब्लम से रिलेट करने चाहिए, सो दैट इंटरव्यूअर कैन see your code and understand without your explanation that what have you done in this code, right? Okay, so hope these tips help you. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अनदर एप्टीट्यूड क्वेश्चन, और यहाँ पे भी एक ट्विस्ट था। अब मुझे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद रिकर्शन उन्हें एक्सप्लेन करना था, राइट? अब उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया कि भाई मैं तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछ रहा ये क्वेश्चन का, मुझे बस इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करो कि तुम ये प्रॉब्लम को विद रिकर्शन कैसे अप्रोच करोगे, क्या इसमें रिकर्शन लग सकता है या नहीं भी लग सकता, तो कैसे नहीं लग सकता बताओ। तो मुझे पहले तो थोड़े डाउट्स थे ये क्वेश्चन को लेकर, तो मैंने सर से क्लैरिफिकेशन मांगा वो डाउट्स को लेकर मेरे, और सर ने वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे डाउट्स क्लियर करे, जिससे मुझे एक क्लियर मैप मिल गया कि सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस टाइप का सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, जिससे कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इजी हो गया। और आफ्टर 3 to 4 मिनट्स मैं रेडी था मेरे आंसर के साथ, और मैंने सर को एक्सप्लेन किया एंड ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय सॉल्यूशन इन द फर्स्ट गो, बिकॉज मुझे पता था कि सर को किस टाइप का सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है। और ये मुझे कैसे पता चला, तो बेसिकली फर्स्ट टाइम में मुझे नहीं पता था, मैंने उनसे 2 से 3 क्वेश्चंस किए कि सर अ, सर आप क्या कह रहे हो, मुझे मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करो। सर क्या एक्सपेक्टेड है आपको, ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन किए। और जब एग्जैक्टली मैं ये प्रॉब्लम को समझ गया, तो मुझे काफी हेल्प हुई सर मेरी अप्रोच बिल्ड करने में, जो कि मैं सर को एक्सप्लेन करने वाला था। सो ये आप एक टिप की तरह ले सकते हैं कि always ask questions or counter questions to your interviewer if you don't understand a particular problem well. Okay, so moving on to the next question, that is what is abstraction and what is encapsulation. So basically these two are, as all of you know, these are the oops concept, और oops concept पे based questions है ये, obviously real life example के साथ उनको ये इनका आंसर expected था। उसके बाद अब बारी आती है न्यू टेक्नोलॉजीज की। अब जो पर्टिकुलर 5 से 6 क्वेश्चंस हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है। तो यहाँ से उन्होंने मुझे पूछा कि भैया आपने क्या पाइथन में काम किया है, तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया अपने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मैंने पाइथन में किया था। अब यहाँ पे मुझे उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा था मेरे प्रोजेक्ट का, बट आई केप्ट इट शॉर्ट एंड स्वीट, बट स्टिल आई एक्सप्लेन माई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन। तो यहाँ पे जब भी आप ऐसा कुछ करें तो मेक श्योर यू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो कोई भी इंटरव्यूअर मना नहीं करेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि यू आर गोइंग आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, बस मेक श्योर यू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको क्या पता है क्या कौन से प्रिंसिपल पे एलेक्सा वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के डिफरेंसेस बताओ, कौन कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आपको आती हैं। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे ये नहीं बोला गया था कि आप एक्सप्लेन करो आपको कौन सी एल्गोरिदम्स आती हैं, बस मुझे सिर्फ नाम पूछे गए थे कि आपको कौन कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आती हैं। फिर मुझे पूछा गया आपको क्या क्या पता है आईओटी के बारे में, आपको क्या क्या पता है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जो क्लाउड सर्विसेज देता हो। फिर मैंने उस टाइम पे मुझे AWS याद आ रहा था, तो मैंने AWS बताया, तो उन्होंने फिर से क्वेश्चन किया कि भाई बताओ तुम्हें AWS के बारे में क्या क्या पता है। तो अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे कि दीज वर सम बेसिक आंसर्स, मैंने कोई ऐसा इन डेप्थ आंसर नहीं दिया है, ना तो सर एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कोई इन डेप्थ आंसर फ्रॉम माय साइड, ही वाज जस्ट लुकिंग फॉर एन ओवरव्यू दैट मुझे कितना कितना पता है, ब्रीफ ओवरव्यू, राइट? उसके बाद अब डीबीएमएस पार्ट शुरू हो गया, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। तो उसके बाद सर को मैंने एक्सप्लेन किया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी, वगैरह वगैरह। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो
मैंने उनको सेकंड नॉर्मल फॉर्म एक्सप्लेन किया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस किए कि क्या होता है पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए हमेशा कि नॉर्मलाइजेशन में आप सिर्फ इतना याद मत रखिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। बट ये भी याद रखिए कि भाई अगर क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी जो हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से काम नहीं चल रहा था, क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म से काम नहीं चल रहा था, क्यों हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म चाहिए। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी है भी तो क्या दिक्कत है ऐसी, राइट। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इट्स ऑलवेज इन प्लस। तो अगर आप ये इंटरव्यूअर को बता देते हो, भले ही उसने ना पूछा हो, आप बताओ उसको, अगर आपको पता है तो आप मेंशन करो ये चीजें, तो इट वुड ऑलवेज बी अ प्लस इन योर साइड। उसके बाद उन्होंने मुझे एक टेबल दी और उसको आइडेंटिफाई करने बोला कि भाई ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, ये मुझे बताओ, और तुम कैसे इसको नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करोगे और कैसे नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करोगे इस पे, ये समझाओ। तो मैंने उनको सॉल्यूशन पहले दिया और उसके बाद एक्सप्लेन किया कैसे मैंने ये टेबल को अप्रोच किया और कैसे इसमें क्या डिपेंडेंसी थी जो मैंने हटाई। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ। बेसिकली वो टेबल ही ऐसी थी जिसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी जो मैंने आइडेंटिफाई करके हटा दी, तो उन्होंने मुझे एक और एग्जांपल देने के लिए बोला। तो यहाँ पे मैंने उनको एक्सप्लेन की कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, उनको एग्जाम्पल भी दिया एक टेबल के थ्रू, और ये भी बताया कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से जो हमें हटाने की जरूरत पड़ गई, हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म निकालने की जरूरत पड़ गई। तो अगेन मुझे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था कि भाई आप एक्सप्लेन करो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से दिक्कत क्या होती है, पर उन्होंने मेरा आंसर सुना और मुझे जरा भी ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं आउट ऑफ द स्कोप ऑफ क्वेश्चन जा रहा हूँ, या उन्हें वो खुश नहीं है मेरे अप्रोच से कि मैं आउट ऑफ द स्कोप ऑफ क्वेश्चन जा रहा हूँ। उन्होंने पूरा सुना और अप्रिशिएट भी किया मुझे इस बात पर। नॉर्मली इंटरव्यूअर्स नहीं कुछ कहते अगर आप ऐसा करते हो तो, पर ध्यान रखिए कि बहुत लंबा ना खींचे इस चीज को। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ मेरा इंटरव्यूअर के साथ। बेसिकली उन्होंने मुझे एक सिनारियो दिया कि भाई आप एक टीम में काम कर रहे हैं और वो टीम का एक बंदा आपके हर आइडिया को अपोज कर रहा है, जिससे कि आपकी टीम को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। सो पहली बार में सर ने सिर्फ इतना ही बताया था और कुछ ऐड नहीं करा था, अब मुझे उसका आंसर देना था। तो मैंने नॉर्मल आंसर दिया कि सर मैं उस बंदे के पास जाऊंगा और मैं पूछूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, या क्यों मेरे आइडियाज को आप अपोज कर रहे हैं, और व्हाई आर यू फाइंडिंग माय आइडियाज रॉन्ग, राइट। मैं पूछूंगा कि भाई आपको क्यों पसंद नहीं आ रहे मेरे आइडियाज, और इफ देर आर सम बेटर आइडियाज इन हिज हेड, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। और एट द सेम टाइम मैं उसको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई इफ ही हैज एन पर्सनल ग्रज अगेंस्ट मी लाइक दैट, तो मैं उसको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि this is not the right place where we should be having any personal grudges, कि right now the organization task has an higher priority than having personal grudges। मैं उसको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमें टास्क दिया है वो इम्पोर्टेंट है हमारे करियर को लेकर। तो ये मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टास्क मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जब मैंने ये आंसर दिया तो सर ने अब क्या किया, अब कंस्ट्रेंट्स बढ़ा दिए ये क्वेश्चंस पे। उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, चलो पर्सनल ग्रजेस होना हो सकता है, पर अगर लेट्स से इफ दैट गाय इज वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर टीम, ना तो आप उसको जानते हो ना वो आपको जानता है, और आप
आपके अंडर वो पहली बार काम कर रहा है, आपकी टीम के साथ वो पहली बार काम कर रहा है, तो अब क्या करोगे? आप तो पर्सनल ग्रजेस नहीं हो सकते, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अब कुछ दूसरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैं अगेन एक नया सॉल्यूशन लेके आया। अब मैंने क्या बोला सर को कि सर अब मैं डायरेक्टली उसके पास नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वी डोंट शेयर दैट बॉन्ड। अब पर्सनल ग्रजेस की तो बात हो नहीं सकती। तो मैंने ये सोचा कि सर मैंने ये सर को बताया कि सर ऐसा हो सकता है कि उसका ये बिहेवियर कोई एक्सटर्नल फैक्टर से डिराइव हो रहा हो और अफेक्ट हो रहा हो। तो मैं ये खुद से फाइंड करना चाहूंगा पहले कि what is the cause of his behavior like this, right? So after finding out the real cause from real cause उसके बिहेवियर का, मैं उसको अप्रोच करूंगा और उससे डिस्कस करूंगा अबाउट द प्रॉब्लम, राइट? सो सर ने बोला चलो ठीक है, बट तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा टाइम ले लेगा? अब चलो मैं तुम्हें टाइम कंस्ट्रेंट दे देता हूँ कि तुम्हारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि तुम फाइंड आउट कर सको उसके कॉज, उसके बिहेवियर के कॉज को, राइट? तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, अब तुम्हें डेडलाइन भी नजदीक है प्रोजेक्ट की, और योर सॉल्यूशन वुड रिक्वायर अ लॉट मोर टाइम, राइट? तो अब तुम क्या करोगे? तो अगेन अब मैंने यहाँ पे अगेन एक नेक्स्ट सॉल्यूशन दिया। अब जो मैंने सॉल्यूशन दिया वो मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके दिया। मैंने बोला कि सर मैं खुद एक टाइम इंटरवल खुद के लिए अलॉट करूंगा, अगर उतने में अगर मैं खुद से फाइंड आउट नहीं कर पाया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो मैं अपने सीनियर के पास जाऊंगा और अपने सीनियर से हेल्प लूंगा और उनको कहूंगा कि सर आप मुझे गाइड करिए, आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ऑब्वियसली आई वोंट गो डायरेक्टली टू माय सीनियर, बट आई वुड अलॉट अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। उसमें मैं देखूंगा कि अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम की नहीं, और अगर इतने टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं हुई ये प्रॉब्लम, तो मैं अपने सीनियर के पास जाऊंगा और उनको ये पूछूंगा। उसके बाद we discussed a bit more on this approach, or and then we both agreed on to it कि okay this is a good approach। और उसके बाद it was almost 55 minutes, the clock was ticking on 55 minutes, we could I could look at the timer there। स्मार्ट मीट में पहले से ही टाइमर होता है, तो इट वाज अराउंड 55 to 56 मिनट्स। सो उन्होंने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उनसे ये पूछा कि सर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ गाइडेंस दैट यू कैन गिव मी, कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन से एरियाज में इम्प्रूव कर सकता हूँ, और बेसिकली इफ आई लैंड इनटू कॉग्निजेंट तो मेरे पास स्टिल अराउंड 15 to 20 डेज होंगे बिफोर स्टार्टिंग माई इंटर्नशिप। तो मैं उस 15 to 20 डेज में ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे हेल्प करे इंटर्नशिप पीरियड में एंड अल्टीमेटली जॉब पीरियड में भी। तो उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की मुझसे, और इसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है एंड। तो yes, this was my interview experience, and lastly I would like to thank Anshul Bhaiya for giving this uh, beautiful platform to share my interview experience. A huge thumbs up to you, Anshul Bhaiya. Thank you. Hope all of you guys like my interview experience.